औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 23 हम लोग कर रहे थे। 6 डिबेट्स अवर मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़। इसकी 3 डिबेट्स हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिबेट 4 करेंगे, जो कि शुड द सेंट्रल बैंक एम फॉर ज़ीरो इन्फ्लेशन। क्या सेंट्रल बैंक को इरादा रखना चाहिए कि ज़ीरो इन्फ्लेशन के लिए जो है वो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ये बेसिकली क्या था, हम ये डिबेट्स क्यों कर रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स के लिए हम लोग ये डिबेट्स कर रहे हैं कि क्या वो ये पॉइंट्स, वो ये रूल्स इस तरह के लेके आएँ, वो चलें, ये चीज़ें अडॉप्ट करें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या पॉलिसी मेकर्स इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं कि जो सेंट्रल बैंक है वो ज़ीरो इन्फ्लेशन के लिए रूल्स बनाए, पॉलिसीज़ बनाए। उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, इन्फ्लेशन है क्या था, इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन कब आता है। हमने ये चीज़ देखी है कि किसी भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन तब आता है जब वहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स जो है वो प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि करेंसी जो है फ्लक्चुएशन में ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाती है, वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। इस चीज़ को हमने नाम दिया था इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जब सिचुएशन है, कहते हैं कि प्राइस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। इन्फ्लेशन सिचुएशन के अंदर जो चीज़ों की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वजह क्या होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो है नोट प्रिंट करना शुरू कर देती है, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस वजह से क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर ट्रेड ऑफ चलना शुरू हो जाता है, ट्रेड ऑफ इन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं पे इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, ठीक है। ये कुछ हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। लेकिन जब हम लोग लॉन्ग रन के लिहाज से डिस्कस करें तो हम कहते हैं जी लॉन्ग रन के अंदर सोसाइटी में जो सोसाइटी की बात करें तो वो ट्रेड ऑफ नहीं होता इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। कहीं पे इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। अब इन दो चीज़ों को साथ रखते हुए हमने डिबेट करनी है इसके ऊपर कि क्या सेंट्रल बैंक को चाहिए कि वो ज़ीरो इन्फ्लेशन की तरफ जाए या नहीं। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रो जो है क्वेश्चन जो बनता है, द सेंट्रल बैंक शुड एम फॉर ज़ीरो इन्फ्लेशन, 6 कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब यहाँ हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारे पास हमें जो है 6 कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ती है जब भी इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। हम कहते हैं इन्फ्लेशन कन्फर्स नो बेनिफिट ऑन सोसाइटी बट इट इम्पोजेज सेवरल रियल कॉस्ट, ठीक है। ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर 6 कॉस्ट जो है काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये 6 कॉस्ट कौन कौन सी है हमारे पास, ये है शू लेदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड मनी होल्डिंग्स। मतलब कि आप जब मनी होल्डिंग अब आपके पास कम हो जाती है तो उसकी वजह से आपके पास क्या है, कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपको बेनिफिट कम मिलना शुरू हो जाता है। लोगों को जो है हम कहते हैं कि इकॉनमी के लिहाज से वो बुरी हालात की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मेन्यू कॉस्ट एसोसिएटेड विद मोर फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट ऑफ प्राइसेस, कि अगर प्राइसेस कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही हैं तो उसके साथ क्या होता है, आपको जो है अपनी प्राइसिंग टैग्स वगैरह एडजस्ट करना पड़ते हैं, उस वजह से आपको कॉस्ट लगती है, जिसे मेन्यू कॉस्ट का नाम दिया, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज वेरिएबिलिटी ऑफ रिलेटिव प्राइसेस, के चीज़ों की जो प्राइसेस हैं उनमें वेरिएबिलिटी पाई जा रही होती है, इस वजह से बड़ा नुकसान होता है। कस्टमर इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता। अनइंटेंडेड चेंजेस इन टैक्स लाइबिलिटीज़ ड्यू टू नॉन इंडेक्सेशन ऑफ द टैक्स कोड, टैक्स लाइबिलिटीज़ में कॉन्टीन्यूसली चेंजेस हो रही होती हैं क्योंकि एक प्रॉपर टैक्स कोड डिफाइन नहीं किया जा रहा होता। कन्फ्यूजन एंड इनकन्वीनियंस resulting from a changing unit of account, arbitrary redistribution of wealth associated with dollar denominated debts। अब इसमें क्या होता है, इस वजह से आप जब कहते हैं कि इन शॉर्ट मैं कहूँ अगर वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ कर जाएगी तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो कर्जा है, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है
वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है, पूरी ओवरऑल इकॉनमी को नुकसान पहुंचता है इसका। ये तो हमने डिस्कस की कि 6 कॉस्ट कौन सी है हमारे पास इन्फ्लेशन के लिहाज से। अब हम डिबेट को आगे लेकर चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, द सेंट्रल बैंक शुड एम फॉर ज़ीरो रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। अब अगर ये प्लान किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कम करना है तो क्या किया जा सकता है। अच्छा, ये जो जितनी भी हमने कास्ट पढ़ी हैं इनके बारे में इकोनॉमिस्ट कहते हैं कुछ कि अगर आप मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए देखें तो ये कास्ट ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप जो है वो इनको बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को हम चेंज करें वहाँ से तो हम कहते हैं कि ये हमारे लिए बर्दाश्त नहीं हो सकती, ठीक है। अब जब कोशिश की जा रही हो ज़ीरो इन्फ्लेशन रखना है तो ज़ीरो इन्फ्लेशन में क्या होगा कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन को हमने रिड्यूस करना है तो क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। टेम्पोरेरी बेसिस पे हम कहेंगे हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो आउटपुट। अगर आप इन्फ्लेशन को नीचे लेके आते हो, रिड्यूस करना शुरू कर देते हो, लेकिन आपको जो है वक्ती तौर पे क्या किस चीज़ का सामना करना पड़ता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जाना शुरू होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी आउटपुट जो है वो लो हो रही है, ठीक है। अब अगर इसी तरह हम बात करें इन्फ्लेशन के लिहाज से लॉन्ग रन पीरियड के लिए तो हम कहते हैं कि लॉन्ग रन पीरियड में नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, कि कोई ख़ास तल्लक नहीं होता, ट्रेड ऑफ नहीं होता इनके दरमियान, इन्फ्लेशन के दरमियान और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान, जब लंबे टाइम के लिए बात करें, ठीक है। टेम्परेरी कास्ट है ये आपके पास, अगर आपने इसको रिड्यूस करना है तो वो आप बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन इसका ये बेनिफिट मिलता है कि आपको फिर बेनिफिट्स जो है वो लंबे टाइम के लिए आपको मिल सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो अगर ये ज़ीरो इन्फ्लेशन की तरफ आते हैं, ज़ीरो इन्फ्लेशन पे लेके आती है इकॉनमी को, सेंट्रल बैंक जो है इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, तो ये होगा कि आपकी कुछ कास्ट वक्ती तौर पे बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि परमानेंट बेसिस पे आपको लंबे अरसे के लिए जो है बाद में काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम कॉन्स की बात करें इसी पॉलिसी के लिहाज से, इस डिबेट को आगे लेके चलें तो हम देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ज़ीरो इन्फ्लेशन आर स्मॉल कंपेयर टू मॉडरेट इन्फ्लेशन। कहते हैं कि अगर आप ज़ीरो इन्फ्लेशन की तरफ डायरेक्ट मूव करते हो तो इसके बेनिफिट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉडरेट इन्फ्लेशन। कॉस्ट ऑफ रीचिंग ज़ीरो इन्फ्लेशन आर लार्ज, लेकिन कहते हैं कि आप ज़ीरो इन्फ्लेशन तक पहुंचने के लिए आपको जो बर्दाश्त करना पड़ता है, वो जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो कॉस्ट कौन कौन सी है, एक तो आपके पास सेक्रीफाइस रेशो होती है, एक सोशल कॉस्ट होती है, ठीक है। तो कहते हैं ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं। जो सेक्रीफाइस रेशो है वो क्या है, वो कहते हैं कि अगर आप इन्फ्लेशन को कम कर रहे हो 1%, तो हो सकता है इसको 1% कम करने के लिए आपको जो एनुअल आउटपुट है उसका 5% देना पड़े, लॉस करना पड़े, मतलब कि वो आप उसको छोड़ना पड़े, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस रेशो इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशो क्या है, दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आप 1% इन्फ्लेशन कम करते हो तो उस 1% इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5% आउटपुट को भी हो सकता है रिड्यूस करना पड़ जाए। तो ये समझा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। फिर इसकी वजह से सोशल कॉस्ट आपको बर्दाश्त करना पड़ती है, आपकी सोशल जो है स्टेटस वो भी डिस्टर्ब होकर रह जाता है। सारी बात है, जब 1% के बदले में आप 5% दे रहे हो तो ओवरऑल इकॉनमी डिस्टर्ब होकर रह जाएगी। किस तरह से, कहते हैं जब अगर 1% के बदले में 5% दिया आपने तो उस 5% से ज़्यादा आपको सोशल लॉस हो सकता है, क्योंकि लोग जो हैं आउटपुट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बनेगी, जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी इकॉनमी के अंदर। तो हम कहते हैं कि इसका सोशल कॉस्ट भी ज़्यादा है। स्मॉल इन्फ्लेशन में भी अ गुड थिंग, तो हम कहते हैं अगर हमारा कम कुछ इन्फ्लेशन रहता है हमारा तो वो हम कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव चीज़ बन सकती है, ठीक है। लेकिन ज़ीरो इन्फ्लेशन की तरफ जाते हैं तो इस वजह से हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब होगी, रिसेशन की तरफ भी जा सकती है। नेक्स्ट 5th डिबेट की तरफ चलते हैं। वो क्या है हमारे पास, शुड द गवर्नमेंट बैलेंस इट्स बजट, क्या गवर्नमेंट को बजट बैलेंस बजट करना चाहिए। बैलेंस बजट कौन सा होता है, हमारे पास बजट में 2 चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं कि एक रेवेन्यू और दूसरा एक्सपेंडिचर्स। तो बैलेंस क्या है कि हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ अगर मैच कर जाएँ तो वो एक अच्छी चीज़ समझी जाती है, ठीक है। पाकिस्तान के लिहाज से बात करें तो हम पाकिस्तान में कहते हैं कि यहाँ पे हमेशा बजट डेफिसिट बजट होता है, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहते हैं और रेवेन्यू हमेशा कम रहता है। तो किस तरह से पॉलिसी मेकर्स को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो किस तरह से बजट बैलेंस कर सकते हैं, डेफिसिट को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स इन टैक्स रेवेन्यू,
इट कवर्स दिस बजट डेफिसिट बाय इशूइंग गवर्नमेंट डेट। तो कहते हैं इस वजह से क्या होता है, जब आपकी गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है, रेवेन्यू कम कलेक्ट हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। अब जो कर्जा लेना पड़ रहा है उस वजह से क्या होता है, लोगों की सेविंग जो है वो डिस्टर्ब होते रह जाती है, ठीक है। सेविंग डिस्टर्ब होती है, इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब होता है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो रहा होता है। सेविंग डिस्टर्ब हुई, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है लोगों की। तो ये कुछ इसके एडवर्स रिएक्शंस होते हैं कि जब इकॉनमी के अंदर डेफिसिट बजट चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाटा बता रहा है, कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड बैलेंस इट्स बजट फेडरल डेट 712 बिलियन इन 1980, 11.3 ट्रिलियन इन 2012, 36,000 ईच पर्सन शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट डेट। व्हाट माई शेयर ऑफ द गवर्नमेंट डेट इज़ 36,000। ये अब अमेरिका के लिहाज से बता रहे हैं वहाँ पे कि जो हर एक बंदा है उसके ऊपर कितना कर्जा बन रहा है, $36,000 एनुअली हम कहें तो वो डेट के अंदर जा रहा है। अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात करें हम, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा है कि जो भी डेफिसिट को पूरा करने के लिए डेट लिया जा रहा है वो हर आने वाले बच्चे के ऊपर डिवाइड होके आ रहा है, और पैदाइश के साथ ही एक बच्चा हम कह सकते हैं पाकिस्तान में वो मकरूज़ हो रहा है, ठीक है। ये एक डेफिसिट की वजह से जो रिएक्शन इसके बन रहे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट डेट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जब डेफिसिट को कम करना है तो गवर्नमेंट शुड बैलेंस इट्स बजट। अब गवर्नमेंट ने बजट को बैलेंस करने के लिए डेफिसिट जो बना था उसको क्लियर करने के लिए क्या किया, कर्जा लेना शुरू कर दिया। अब उस कर्जे से क्या होगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ता है, प्लेस अ बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। वो आने वाली जितनी भी जनरेशन है उसके ऊपर उसका बर्डन जाएगा। जैसे मैंने बात की पाकिस्तान के लिहाज से कि हर आने वाला बच्चा पैदाइश के साथ ही मकरूज़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो वो कर्जा डिवाइड हो रहा है इस तरह से। मैक्रो इकनॉमिक इफेक्ट्स क्या हैं, लोअर नेशनल सेविंग। नेशनल सेविंग की बात की जाए तो इस कर्जा की वजह से आपकी नेशनल सेविंग कम हो जाती है। फ्यूचर जनरेशन्स, लोअर इनकम एंड हायर टैक्सेस। अब फ्यूचर जनरेशन के ऊपर इसका बर्डन किस तरह से पड़ रहा है, जब हमने जीडीपी अर्निंग जितनी भी है, नेशनल इनकम जितनी भी होगी, उसमें से हर साल जो है एक ख़ास अमाउंट कर्जे की मद में और उसके ऊपर सूद की मद में वापस कर देनी है, तो इसका मतलब है इनकम जो है वो कम होती जानी है। अब इनकम कम होती जानी है, गवर्नमेंट ने साथ क्या करना है, रेवेन्यू जनरेट करना होता है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई करना शुरू कर देने हैं, ठीक है। ये हम कहते हैं कि ये इसका क्या है, कुछ एडवर्स रिएक्शंस भी होते हैं गवर्नमेंट अगर बजट बैलेंस करना चाह रही है, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन अगर दी जाए कि क्यों डेफिसिट होता है, देखिए जैसे पाकिस्तान की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, इराक ईरान की बात करें, वहाँ पे बजट डेफिसिट के जो एक्सप्लेनेशन में ये दी जाती है कि वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है वो वॉर सिचुएशन चल रहा है, टेम्परेरी डाउन टर्न इन इकनॉमिक एक्टिविटी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उस वजह से जो है डेफिसिट आ रहा है। गवर्नमेंट अपना जो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पाती, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। नॉट ऑल बजट डेफिसिट कैन बी जस्टिफाइड बाय वॉर और रिसेशन। कहते हैं हम सारे जो बजट डेफिसिट उनकी वजह यही नहीं बता सकते कि वॉर या रिसेशन है, और भी बहुत सी वजह होती हैं, लेकिन ये कुछ इन्होंने एग्जांपल्स बताई हैं कि जो कॉमन हमारे पास नज़र आ रही है। 1995 गवर्नमेंट डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 26 to 50% ऑफ जीडीपी। नो मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, नो मेजर इकोनॉमिक डाउनटर्न। अब ये कुछ बताया जा रहा है यूएसए के लिहाज से कि यहाँ पे किस तरह से डेफिसिट हुआ, उसने किस तरह से इफेक्ट किया जीडीपी को डेट ने, लेकिन इसमें कोई इस तरह का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये चीज़ हुई है। मेजर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न भी नहीं था। काजेज़ क्या थे, इसे टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैन टू इंक्रीज टैक्सेस। गवर्नमेंट ने टैक्स कम लगाए लेकिन उसको अपने अखराजात जो हैं वो बढ़ाने पड़ गए थे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद है बजट डेफिसिट रिसेंट ईयर्स। अगर करंट ईयर्स की बात की जाए तो वॉर्स इन इराक एंड अफगानिस्तान, ये हम एग्जांपल्स दे चुके हैं कि ये क्या वजूहत थी कि डेफिसिट क्यों हुआ, क्योंकि वॉर चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ बहुत से वजूहत थी जिन वजह से आ गया। अभी हम आने वाले वक्त की बात करें तो कोरोना की वजह से हम कहेंगे कि ज़्यादातर एरियाज़ में ये डेफिसिट आएगा। अफेक्ट्स द रिसेशन इन 2001 and 2008 2009 imperative that this deficit not signal a return to the unsustainable fiscal policy of an earlier era, ठीक है। अब बात वो लेके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड बैलेंस इट्स बजट, एम फॉर बैलेंस बजट। अब अगर बैलेंस बजट करना है तो क्या उसमें एम्स हो सकते हैं, ग्रेटर नेशनल सेविंग, कोशिश की जाएगी कि नेशनल सेविंग को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए।
अब नेशनल सेविंग इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब इसका रिएक्शन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि इकॉनमी जो है वो ग्रो करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। अब अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स में बात करें, गवर्नमेंट शुड नॉट बैलेंस इट्स बजट, क्यों गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए बैलेंस, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट डेट ऑफन एग्जीक्यूटेड। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अक्सर ऐसा होता नहीं है जैसे शो किया जा रहा होता, हो सकता है कि डेफिसिट ना हो लेकिन उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के जो है शो किया जा रहा हो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे लिए जाते हैं, उस वजह से जो है बर्डन बनता जाता है, ठीक है। कहते हैं अगर डेफिसिट था उसको ज़्यादा बढ़ा के शो किया गया, उसके बदले में कर्जे लिए गए, तो कर्जे लेने के बाद क्या है अब रिटर्न भी करने हैं, तो ये बर्डन पड़ता जाएगा आने वाली जनरेशन के ऊपर। नॉट लार्ज कम्पेयर टू लाइफ टाइम इनकम। लाइफ टाइम इनकम 2 मिलियन, डेट 36,000 पर मंथ पर पर्सन। अब ये एक चीज़ बता रही है अगर एक बंदे की टोटल जो उसकी लाइफ की इनकम है 2 मिलियन है, तो इसका मतलब है उसने उसमें से जो डेट की मंथ में दे देना 36,000 पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद बजट डेफिसिट जो है, जिस वन पीस ऑफ लार्ज पिक्चर ऑफ हाउ द गवर्नमेंट चूजेस टू रेज एंड स्पेंड मनी। फिजिकल पॉलिसी अफेक्ट डिफरेंट जनरेशन ऑफ टैक्स पेयर। अब कहते हैं कि इसकी मतलब इसमें जो है डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक फिजिकल पॉलिसी को यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो टैक्स रेट जो चेंज करके तो आप ये काम किया जा सकता है, लेकिन ये भी आवाम के ऊपर बर्डन पड़ जाता है। गवर्नमेंट डेट कैन कंटिन्यू टू राइज फॉर एवर। अब इसमें क्या होता है कि डेफिसिट की वजह से आप जो है जब डेट ले रहे हो ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही चला जाता है। बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट डेट रिलेटिव टू द साइज ऑफ द नेशंस इनकम। इकोनॉमी ग्रोज ओवर टाइम। नेशंस एबिलिटी टू पे द इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट डेट ग्रोज ओवर टाइम एज वेल। जैसे हम पाकिस्तान की बात कर सकते हैं कि यहाँ पे आने वाले वक्त में जो है कर्जा बढ़ते ही चला जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर सूद जितना भी है इंटरेस्ट वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक मुश्किल चीज़ होती है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट डेट कैन कंटिन्यू टू राइज फॉर एवर। हम कहते हैं कि ये लगातार सदाबहार जो बढ़ते ही चला जाएगा। एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट डेट ग्रोज मोर स्लोली देन द नेशंस इनकम देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट डेट फ्रॉम ग्रोइंग फॉर एवर। अगर आपका जो गवर्नमेंट डेट के बदले में इनिशियल इनकम जो है वो कम है, स्लो है, तो इसका मतलब है आपका जो कर्जा ये बढ़ता ही चला जाएगा। रियल आउटपुट ऑफ द यूएस इकॉनमी ग्रोज ऑन एवरेज अबाउट 3% पर ईयर। यूएसए के बारे में बता रहे हैं कि वो सालाना कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, इकॉनमी जो है वो 3% पर ईयर के साथ होती है। नेगेटिव पॉइंट्स में गवर्नमेंट डेट कैन कंटिन्यू टू राइज फॉर एवर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें कहता है इफ़ द इन्फ्लेशन रेट इज़ 2% पर ईयर, नॉमिनल इनकम ग्रोज 5% पर ईयर, रियल आउटपुट ग्रोज 3% पर ईयर, गवर्नमेंट डेट कैन राइज बाय 5% पर ईयर विदाउट इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ डेट टू इनकम। तो ये कुछ डाटा बताया गया जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट एंड नॉमिनल इनकम और रियल आउटपुट, उसके लिहाज से कहते हैं कि 2% हो इन्फ्लेशन रेट, नॉमिनल इनकम 5% इंक्रीज़ हो रही हो, रियल आउटपुट 3% हो रही हो, तो इसका मतलब है कि डेट जो है वो एनुअली 5% इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट शुड नॉट बैलेंस इट्स बजट। गवर्नमेंट डेट कैन कंटिन्यू टू राइज फॉर एवर। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट डेट, अब ये कुछ फिगर्स दी हुई हैं, अमाउंट्स दी हुई हैं, ये आप देख लें, ठीक है। अमेरिका के लिहाज से अब 2009-2010 federal budget deficit. No one suggests that a deficit of this magnitude can continue, but zero is the wrong target for the fiscal policy makers. ये कुछ आइडिया बताया कि किसने कोई आइडिया नहीं कर दिया कि किस तरह से इसको काम किया जा सकता है। अब हम लोग अपनी लास्ट डिबेट की तरफ चलते हैं। शुड द टैक्स लॉज बी रिफॉर्म टू इनकरेज सेविंग। क्या टैक्स लॉज को तब्दील करना चाहिए सेविंग को इनकरेज करने के लिए? तो अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो हाँ जी, ये चीज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इसके बेनिफिट ज़रूर होंगे। हम इसको अब डिस्कस करेंगे। नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइंड बाय हाउ मच इट सेव्स एंड इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। हम कहते हैं कि अगर एक नेशंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो हम ये देखते हैं कि वो कितनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना वो सेव कर रहे हैं, कितना वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस लिहाज से हमें पता चलता है कि एक सोसाइटी का, इकॉनमी के अंदर लोगों का रहन सहन कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गुड है या बैड है। अब प्रो में बात करेंगे तो टैक्स लॉ शुड बी रिफॉर्म टू इनकरेज सेविंग। तो क्या हमें करने चाहिए टैक्स लॉ जो है रिफॉर्म करने चाहिए, ठीक है, सेविंग को इनकरेज करने के लिए। नेशनल सेविंग रेट डिटर्मिनेंट ऑफ लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब सेविंग रेट से ही पता चलता है कि कोई कंट्री जो है, जो कोई इकॉनमी जो है वो आने वाले वक्त के लिए ग्रो करेगी या नहीं करेगी। यूएस टैक्स सिस्टम डिस्करेज सेविंग। अब यहाँ पे अगर यूएस की बात करें तो कहते हैं कि यूएस टैक्स सिस्टम जो है वो सेविंग को डिस्करेज करता है, वो इस लिहाज से बेनिफिट नहीं दे रहा, तो वहाँ पे लॉज को चेंज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की बात करें तो हम यहाँ पर भी यही कह सकते हैं। टैक्स द रिटर्न टू सेविंग क्वाइट हैवीली। कहते हैं जो टैक्स है लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है।
टैक्स सम फॉर्म्स ऑफ कैपिटल इनकम ट्वाइस, कहते हैं टैक्स जो है वो कुछ जगहों पे लोगों के ऊपर दो तरह से अप्लाई होता है। हम इनकम फ्रॉम कॉरपोरेशन की बात करें या कॉरपोरेशन बिजनेस की बात करें तो कॉरपोरेशन जो है वो हो सकता है वो ज़्यादा टैक्स दे रही हो, ठीक है, और उसके बाद डबल टैक्सेशन जैसे हम कहते हैं वो उसका इशू आ जाता है, ठीक है। तो वो कॉर्पोरेशन भी अर्न कर रही है, वो भी टैक्स दे रही है, जब शेयर होल्डर्स को इनकम जाती है तो वो भी ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स रेट एज हाई एज 55%, कहते हैं इसके अलावा जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो 55 तक पहुंचा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो ये एक नुकसानदेह चीज़ है, ठीक है। अदर पॉलिसीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस डिस्करेज सेविंग, कहते हैं इसके अलावा और भी पॉलिसीज़ कुछ होती हैं कि इदारे भी हैं जो डिस्करेज करते हैं सेविंग को, जिनके जब टैक्स अप्लाई हुआ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो हम कहते हैं कि और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि इस वजह से पूरी इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाती है। टैक्स कोड इम्प्रूव्ड टू इनकरेज सेविंग, कहते हैं हमारे टैक्स लॉज जो हैं कोड जो ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सम टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट सेविंग, कंजम्पशन टैक्स, ये कुछ इस तरह के हम इलादा से जो है नई चीज़ें लेके आए कि सेविंग के ऊपर इलादा से टैक्स अगर अप्लाई करना है हमने तो वो किस तरह से, ठीक है, रिटायरमेंट सेविंग के ऊपर किस तरह से करना है या इनकम के ऊपर किस तरह से करना है, या फिर हम इनकम के ऊपर टैक्स अप्लाई ना करें, हम कंजम्पशन के ऊपर टैक्स अप्लाई करना शुरू कर दें ताकि कुछ बेनिफिट्स मिल सकें, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स क्या हैं। द टैक्स लॉ शुड नॉट बी रिफॉर्म टू इनकरेज सेविंग, फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स बर्डन, कि आप एक अच्छे तरीके से जो है टैक्स अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, अमीर के ऊपर कम लग रहा है, गरीब के ऊपर ज़्यादा लग रहा है, कुछ इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। टैक्स पॉलिसीज़ टू इनकरेज सेविंग, आपने इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी है कि वो जो इनकरेज कर सकें, लेकिन इस तरह की हम बना नहीं सकते। इंक्रीज़ द टैक्स बर्डन ऑन पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू सेव, कहते हैं फिर ये उन लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है जो सेव कर ही नहीं सकते, जो पहले ही गरीब हैं। मे नॉट बी इफेक्टिव, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, इस वजह से क्या होता है लोगों के ऊपर इनकम इफेक्ट पड़ रहा है या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पड़ रहा है, लोग मोटिवेट ही नहीं होते, इनकरेज नहीं हो पा रहे, इस वजह से ओवरऑल इकॉनमी के अंदर उन्हें नुकसान पहुँच रहा है, ठीक है। नेशनल सेविंग को इंक्रीज़ करने के लिए और कौन से तरीके अप्लाई किए जा सकते हैं। नो टैक्स पेज टू द रिच, कहते हैं कि आप अमीरों के ऊपर टैक्स जो है उन्हें रियायत ना दें, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएं, क्योंकि नेशनल सेविंग आपकी बनती है प्राइवेट प्लस पब्लिक, ठीक है। रेस पब्लिक सेविंग को इंक्रीज़ किया जाए, बजट डेफिसिट को कम किया जाए और वेल्थी पीपल जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अप्लाई किया जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी यहाँ तक। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।